तो रिमूव हो गया, लेकिन तो भी इसकी जो इक्वेशन है वो तुम्हें याद रखनी है। इक्वेशन मतलब इसका मतलब क्या है वो तुम्हें याद रखना है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, एक तो वो अपने को समझना है, उसकी स्टेटमेंट लिख लेना, और बाद में 2-3 चीजें आज मैं और कराऊंगा, है ना। तो फिर आज थोड़ा सा मैं जल्दी खत्म करूंगा। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ बोलता क्या है, तो टॉपिक लिखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने फर्स्ट लॉ तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे कि सेकंड लॉ है क्या। तो देखो, सेकंड लॉ ये बोलता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर ऑल द इंटरनल एनर्जी टू वर्क। अब जैसे तुम मुझे बताओ, सपोज करो कि ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स एन है, गैस कांस्टेंट आर है, और मान लो टेम्परेचर टी है। तो इस सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, इस सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी होगी N/2 FRT। ये फॉर्मूला याद है, मैं तुम्हें पहले पढ़ा रखा है कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर नंबर ऑफ मोल्स n है, टेम्परेचर T है और कांस्टेंट R है, तो उस सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी होती है N/2 FRT। अब सपोज करो कि मैं तुम्हें ये बोलूं कि इस सिस्टम में जितनी भी एनर्जी थी वो मैंने सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट कर दी। मैं क्या बोल रहा हूं कि इस सिस्टम में जितनी भी एनर्जी थी वो सारी की सारी मैंने वर्क में कन्वर्ट कर दी। तो मतलब अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। और अगर इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी मतलब टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 0 केल्विन। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसी कोई भी जगह इन्वेंट नहीं हुई जहां पे टेम्परेचर कितना हो, 0 केल्विन। तो टेम्परेचर कभी 0 केल्विन हो नहीं सकता, तो मतलब इंटरनल एनर्जी कभी भी जीरो हो नहीं सकती। तो लिखो अपनी कॉपी में, इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर ऑल द इंटरनल एनर्जी टू वर्क। क्योंकि अगर तुम सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दोगे, तो आप खुद मुझे बताओ, अगर सारा यू डब्ल्यू में कन्वर्ट हो गया तो यू कितना बचेगा, जीरो। और यू जीरो है तो टी भी कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन टी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब यू भी जीरो नहीं हो सकता। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर ऑल द इंटरनल एनर्जी टू वर्क। ये आपका बेसिक सेकंड लॉ है। अब सेकंड लॉ के दो लोगों ने और भी सेकंड लॉ के बारे में बताया। एक है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो एक बार तो तुम ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिख लो, फिर मैं तुम्हें ये दोनों स्टेटमेंट समझाता हूं, केल्विन प्लैंक और क्लोसियस। ठीक है, तो केल्विन प्लैंक क्या बोलता है, देखो पढ़ो, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of heat into work। तो कैल्विन प्लैंक ये बोलते हैं कि सपोज करो कि आपने कहीं से 20 जूल का हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया। मान लो कि कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी है, वहां से आपने कितना एब्जॉर्ब किया, 20 जूल। तो कैल्विन और प्लैंक ये बोलते हैं कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि अगर तुम कहीं से 20 जूल की एनर्जी लो और सारी की सारी एनर्जी आप वर्क में कन्वर्ट कर दो। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। कैल्विन और प्लैंक ये बोलते हैं कि अगर तुमने कहीं से 20 जूल की एनर्जी ली तो इसमें से दो, मतलब इस 20 जूल को लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी। कैल्विन प्लैंक ये बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि तुम कहीं से 20 जूल की एनर्जी लो और सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट कर दो। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना। 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। अगर आपको कहीं से 20 जूल की एनर्जी लेनी है तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च भी करनी पड़ेगी। तो ये कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था। तो क्या स्टेटमेंट था कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए रिजर्वियर। मतलब आप हीट लो एंड द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, और सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दो, वर्क में। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपकी थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस तो पक्का होगा। जैसे तुम्हें पता है वो पवन चक्कियां होती, तुमने कभी देखा है? अच्छा पवन चक्कियां छोड़ो, आप लोगों को यह पता है कि आपका थर्मल इंजन कैसे काम करता है? देखो, जो कोयला होता है तो हम क्या करते हैं, कोल लेते हैं और कोयले को गर्म करते हैं, और कोयले के ऊपर क्या होता है, पानी होता है। जो आपके थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, तो नीचे हम क्या रखते हैं, कोयला रखते हैं, कोयले को गर्म करते हैं। तो कोयले को गर्म करते हैं तो ये पानी भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और पानी गर्म हो जाता है तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। आगे टरबाइन लगी होती है।
तो ये स्टीम क्या करती है, जाकर टरबाइन को घुमाती है और आपका पावर प्रोड्यूस होता है। लेकिन पता है सारा का सारा स्टीम टरबाइन को घुमाने में खर्च नहीं होता, थोड़ा बहुत स्टीम फिर भी क्या हो जाता है आपका ऐसे हवा में आ जाता है। तो मतलब सारी की सारी हीट को आप ऐसे वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत हीट तो क्या होगा आपका खर्च होगा, थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस हमेशा होगा। तो ये आपका कौन सा है, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of heat into work। ये कैल्विन प्लैंक है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका क्लोसियस। तो अब क्लोसियस क्या बोलता है देखो पढ़ो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, आपको इनको याद करना पड़ेगा। तो क्लोसियस क्या पढ़ता है, बोलता है देखो पढ़ो, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat। देखो ध्यान से पढ़ो, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्डर ऑब्जेक्ट टू अ होटर ऑब्जेक्ट। देखो अब इसका मतलब तुम समझना, जैसे फ्रिज होता है, तो फ्रिज के अंदर क्या होता है आप मुझे बताओ। फ्रिज के अंदर का मान लो टेम्परेचर T1 है, बाहर का टेम्परेचर T2 है। जैसे मान लो ये आपके घर का रेफ्रिजरेटर है, ये क्या है रेफ्रिजरेटर है। अपने को भी पता है कि T2 ग्रेटर देन T1 होता है कि नहीं होता है, बाहर गर्मी होती है अंदर सर्दी होती है ना। तो क्लोसियस क्या बोलता है वापस पढ़ो, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from a colder object to a hotter object। तो ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है कि फ्रिज के अंदर, जैसे मान लो कि फ्रिज के अंदर कोई चीज पड़ी हुई है, मुझे वो चीज मान लो आपकी ठंडी है ना। फ्रिज के अंदर जो चीजें होती है, मान लो फ्रिज के अंदर आपका दही पड़ा है और आपका दही मान लो 3 डिग्री पे पड़ा है, और मान लो मुझे दही को और ठंडा करना है, मान लो कितना ठंडा करना है 2 डिग्री तक ठंडा करना है। तो अपन क्या करते हैं, अपन इस अपने को अगर दही को ठंडा करना है तो अपन क्या करेंगे, दही से थोड़ी गर्मी लेंगे और फ्रिज के बाहर फेंक देंगे। तो अगर आप किसी चीज को गर्मी देते हो तो उस चीज का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप किसी चीज से गर्मी ले लेते हो तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अपने घर में जो फ्रिज है पता है क्या काम करता है, अपने घर का फ्रिज क्या काम करता है, अगर तुम फ्रिज के अंदर कोई गर्म चीज रखो तो आप मुझे बताओ क्या होगा। अगर मान लो आपने फ्रिज के अंदर कोई गर्म चीज रखी, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, आपकी गर्म चीज ठंडी हो जाती है। तो फ्रिज क्या करता है, फ्रिज क्या करता है, इसके अंदर जो भी गर्मी है उसको बाहर फेंक देता है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या फ्रिज के अंदर चीज रखने से, और मान लो पावर बंद है, आप मुझे बताओ अगर पावर ऑफ है, अगर आपने मान लो करंट सप्लाई नहीं किया, अगर मान लो आपने करंट प्रोवाइड नहीं किया, पावर बंद है, तो भी क्या ये चीज ठंडी होगी, नहीं ठंडी होगी। मतलब अपने आप अगर तुम फ्रिज में आइस, मतलब तुम फ्रिज में दूध रखो, क्या वो अपने आप आइस बन सकता है, नहीं बन सकता। अगर आपको उसको आइस बनाना है तो आपको क्या सप्लाई करना पड़ेगा, पावर। तो वापस अब क्लोसियस पढ़ो क्या बोलता है, कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from a colder object to a hotter object। तो अगर आपको फ्रिज के अंदर से फ्रिज के बाहर गर्मी भेजनी है तो आपको एनर्जी तो देनी पड़ेगी, बिना एनर्जी दिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। लिख लो अपनी कॉपी में, ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, कैल्विन प्लैंक और क्लोसियस। और कोई तुम्हें पूछे कि रेफ्रिजरेटर की फंक्शनिंग किससे रिलेटेड है, तो याद रखना क्लोसियस से रिलेटेड है, कैल्विन प्लैंक से रिलेटेड नहीं है। लिख लो इन दोनों को, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो कैल्विन क्या बोलता है, कैल्विन ये बोलता है कि अगर तुम 20 जूल की एनर्जी ले रहे हो तो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत तो आपकी लूज हो जाएगी। और क्लोसियस क्या बोलता है कि अगर आपको ठंडी जगह से गर्म जगह हीट भेजनी है तो आप बिना पावर के नहीं भेज सकते, आपको कुछ ना कुछ पावर तो सप्लाई करना पड़ेगा। फ्रिज के अंदर सामान रखने से सामान ठंडा नहीं हो जाता, अगर आपको सामान ठंडा करना है तो आपको एनर्जी तो देनी पड़ेगी, है ना। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट है। कोई डाउट है इसमें तब आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है इसमें तब आप पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन नहीं, खाली लिखना आइडियल गैस। तो पता है देखो, दुनिया में दो तरीके की गैस होती है, एक जो गैस हम सही में देखते हैं, जो रियल गैस है, जो अपने आसपास है। एक होती है आइडियल गैस। कौन सी होती है, आइडियल गैस। तो हम कुछ एजम्पशन करते हैं
कि काश ऐसा हो जाए तो वो आइडियल बन जाएगी, तो उन एजम्पशंस को हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स। तो लिखो अपनी कॉपी में, कोई तुम्हें पूछे एग्जाम में कि बताओ आइडियल गैस के कोई भी 5 पोस्टुलेट लिखो, तो देखो आइडियल गैस के क्या क्या पोस्टुलेट है। सबसे पहला पढ़ो, गैस पार्टिकल ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन until they collide with other particle or the walls of the container। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुम समझना। तो आइडियल गैस के हिसाब से अगर मान लो कोई कंटेनर है और मान लो कि उस कंटेनर के अंदर कोई आइडियल गैस भरी हुई है, तो आइडियल गैस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। तो जैसे मान लो ये एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो दोनों कोलाइड करके मान लो ऐसे और ऐसे जा रहे हैं, तो आपका जो पाथ होगा, आपका पाथ हमेशा क्या होगा, आपका पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो लिखो अपनी कॉपी में क्या पोस्टुलेट है कि गैस पार्टिकल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन अनलेस दे कोलाइड विद अदर पार्टिकल्स और द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जैसे मान लो ये कंटेनर की वॉल है, तो आपके पार्टिकल ट्रैवल करते हुए जाएंगे और अगर मान लो वॉल आ गई तो टकरा के वापस आ जाएंगे। तो इनका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, मतलब कर्व नहीं होता। ये कैसे ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। तो ये आपका पहला पोस्टुलेट है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो आइडियल गैस के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो किस में ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, लिख लो। फिर अपन दूसरे पोस्टुलेट पे आएंगे। तो पहला पोस्टुलेट क्या है कि किसी भी कंटेनर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। अगर मान लो रास्ते में कोई और पार्टिकल मिल गया तो दोनों टकराएंगे, लेकिन टकराने के बाद भी दोनों क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेंगे। तो ये आपका पोस्टुलेट नंबर 1 है। फिर आपका पोस्टुलेट नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गैस पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम कंपेयर्ड टू द फ्री स्पेस बिटवीन देम। तो हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि अपने जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं इनका वॉल्यूम करीबन करीबन क्या है, तो पे ब्रैकेट में लिख लेना, वॉल्यूम इज करीबन करीबन इक्वल टू 0। किसका वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम नहीं, अपने कंटेनर के अंदर क्या भरी हुई है, आइडियल गैस भरी हुई है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो आइडियल गैस के एटम्स है ना, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन छोटे छोटे एटम्स का वॉल्यूम इतना ज्यादा कम है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि गैस पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम कंपेयर्ड टू द फ्री स्पेस बिटवीन देम। मतलब आपके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है इनका वॉल्यूम कितना होता है, 0 के आसपास। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि एटम्स मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हैं, तभी अपन इनका वॉल्यूम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो लिख लो पोस्टुलेट नंबर 2। तो पोस्टुलेट नंबर 1 क्या है कि आपके गैस पार्टिकल कैसे ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। पोस्टुलेट नंबर 2 क्या है, आपके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम क्या है, उनका वॉल्यूम करीबन करीबन क्या होता है, 0 होता है। फिर अपन आते हैं तीसरे पोस्टुलेट पे। तो पहले दोनों पोस्टुलेट लिख लो। देखो इसमें कोई डाउट है तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यार ये किसी ने एजम्पशन ली है जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, तो तुम्हें ऐसे कैसे रटने पड़ेंगे। तुम कोई भी एमसीक्यू एग्जाम दो, इन पांचों से तुम्हें क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो पहला याद रखना, पहला बहुत आसान है, किसी भी कंटेनर में गैस भरी हुई है तो गैस के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल मोशन करते हैं, तो आपका मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। दूसरा, आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, मतलब आपका एटम जो पार्टिकल है उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, मतलब आपका एटम बहुत ज्यादा छोटा होता है। ये आपका दूसरा पोस्टुलेट है। अब तीसरा पोस्टुलेट समझना। तो पोस्टुलेट नंबर 3 क्या है, देखो, मॉलिक्यूलर कॉलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि दो गैस पार्टिकल कोलाइड करेंगे, तो जनरली पता है क्या होता है, तुम जैसे अपने दोनों हाथों को पीटो, तो अगर तुम ताली भी बजाते हो तो क्या आती है, आवाज आती है, तो आपका एनर्जी लॉस होता है। आइडियल गैस बोलती है कि आइडियल गैस के अंदर अगर दो पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो आपकी कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। और किस कॉलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होता है, इलास्टिक कॉलिजन में। तो ये आपका तीसरा पोस्टुलेट है कि मॉलिक्यूलर कॉलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जब दो आइडियल गैस एटम्स या मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो आपका कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। लिख लो अपनी कॉपी में। तो अब तक हमने 3 पढ़े। पहला क्या था, आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। दूसरा क्या था, आइडियल गैस जिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बनी है इनका वॉल्यूम करीबन करीबन कितना है, इनका वॉल्यूम 0 है। तीसरा, आइडियल गैस के अंदर जितने भी कोलिजन होते हैं वो सारे कोलिजन क्या होते हैं,
परफेक्टली इलास्टिक होते हैं और आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। लिख लो। फिर आएंगे हम पोस्टुलेट नंबर 4 पे। और देखो, अब आपका पोस्टुलेट नंबर 4 क्या बोलता है, देखो, गैस पार्टिकल्स एक्सपीरियंस नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, देर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो आपका ये पोस्टुलेट क्या बोलता है, इस पोस्टुलेट के हिसाब से अगर मान लो कोई कंटेनर है और उसके अंदर मान लो कोई आइडियल गैस भरी हुई है ना, तो आइडियल गैस के हिसाब से कोई भी दो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, जीरो। मतलब इस पार्टिकल को इस पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इन लोगों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, ना तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना रिपल्सिव लग रहा है। तो आपका पोस्टुलेट क्या बोलता है, देखो, पोस्टुलेट बोलता है कि गैस पार्टिकल्स एक्सपीरियंस नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, देर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। लिख लो अपनी कॉपी में, ये चौथा पोस्टुलेट है। ये आपका चौथा पोस्टुलेट है कि पार्टिकल्स के बीच में ना तो कोई एट्रैक्टिव फोर्स होता है ना कोई रिपल्सिव होता है। देखो, ये जितने पोस्टुलेट है ये किसी ने बनाए हैं और मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, ठीक है। ये सब पोस्टुलेट है, मतलब किसी ने सोचा और लिखवा दिया, है ना। इनका कोई रीजन नहीं है, अपन ने एज्यूम किया है कि हाँ यार, अगर आइडियल गेस होती तो शायद ऐसी होती। ये एजम्पशन लिखवा रहा हूं मैं तुम्हें कि अगर दुनिया में मान लो आइडियल गेस होती तो इस तरीके की होती, है ना। तो क्या पोस्टुलेट देखो, एक तो गैस पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, उनका वॉल्यूम करीबन करीबन जीरो होता है, सारे कॉलिजन इलास्टिक होते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, दो पार्टिकल के बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता, और सबसे खतरनाक पांचवी प्रॉपर्टी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ सैंपल ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और मैं तुम्हें याद है समझाया भी था कि अगर अपन किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, तेज तेज वाइब्रेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा आपके पार्टिकल उतना तेज तेज वाइब्रेट करेंगे, तो मतलब जितने पार्टिकल तेज वाइब्रेट करेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये आपका पांचवा पोस्टुलेट है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये तुम्हारे पोस्टुलेट्स है आइडियल गैस के। किसी को इसमें कुछ पूछना है तब आप पूछ सकते हो। किसी को इन सब में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार एक आइडियल गैस है, बताओ आइडियल गैस की कोई भी पांच प्रॉपर्टीज लिखो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या लिखना कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो किस में ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। दूसरी क्या है, गैस पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम होता है ना वो बहुत कम होता है, इतना कम कि आप उसको जीरो के आसपास मान सकते हो। तीसरा, जितने भी कॉलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं और आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। चौथा, दो गैस पार्टिकल के बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लगता, है ना। और पांचवा, आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना आपकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। कोई भी डाउट है तो पूछो, वरना लिख लो इसको। कोई डाउट है, दिशा, कोई डाउट है तो पूछो। चारू, कोई डाउट है तो पूछो यार, प्लीज यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अपनी कॉपी में एक लाइन लिखो कि रियल गैसेस मतलब अपने आसपास जो गैसेस हैं, रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर। मान लो आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो अगर आप किसी भी रियल गैस का टेम्परेचर बहुत बढ़ा दो और प्रेशर बहुत कम कर दो तो आपका रियल गैस आइडियल गैस जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन रियल गैस आइडियल गैस जैसी प्रॉपर्टी कब शो करेगा, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और प्रेशर की वैल्यू बहुत कम होगी। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। लिख लो अपनी कॉपी में।
लिख लो, रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको तुम याद कर लेना कि रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर कब शो करती है? कब शो करती है? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और प्रेशर बहुत कम होता है। ठीक है, और बस आज का, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो बस थर्मो पार्ट 1 का ये लास्ट टॉपिक है। लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन, और इसके आगे तुम स्टार लगा लेना। अगर तुम्हारे एग्जाम में थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो सबसे पहले सीपी और सीवी होते क्या है? तो सीपी का मतलब क्या है, लिखो अपनी कॉपी में। तो सीपी का मतलब होता है मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और सीवी का मतलब क्या है? मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिख लो अपनी कॉपी में। तो सीपी का मतलब क्या होता है? मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और सीवी का मतलब क्या होता है? मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और तुम्हें याद है, मैंने जब तुम्हें थर्मल चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था हीट सप्लाई का, एन सी डेल टी। याद है कि अगर मान लो कोई कंटेनर है, उसके अंदर एन मॉल ऑफ गैस है, और अगर मान लो मुझे उसका टेम्परेचर डेल टी बढ़ाना है, तो मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। याद है, क्योंकि मैंने दो फॉर्मूले पढ़ाए थे। अगर कोई मास होता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है? एम एस डेल टी। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो एन इंटू सी इंटू डेल टी। तो ये फॉर्मूला अब हम लोग यूज करने वाले हैं। एक तो ये फॉर्मूला, और याद है फर्स्ट लॉ, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। बस छोटा सा डेरिवेशन है, फिर तुम चाहो तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। तो बस ये एक रिलेशन डिराइव कराऊंगा मैं। पर ये फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं याद है तो अब लिख लेना कि अगर किसी कंटेनर में एन मोल ऑफ गैस है और मुझे उस कंटेनर का टेम्परेचर डेल टी से बढ़ाना है, डेल टी का मतलब क्या है? टेम्परेचर कितना चेंज करना है, तो मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? एन सी डेल टी। ठीक है, तो अब हम छोटा सा डेरिवेशन है, अब तुम समझना। एक सेकंड। तो टॉपिक लिखो, हीट सप्लाइड, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो, सपोज करो कि ये कंटेनर है और मान लो कि मुझे इसका टेम्परेचर डेल टी से बढ़ाना है, पर मुझे वॉल्यूम क्या रखनी है? मुझे वॉल्यूम रखनी है कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, वॉल्यूम क्या रखनी है? कांस्टेंट। तो अभी जो मैं हीट सप्लाई करूंगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? एन सीवी डेल टी। सीवी क्यों लिखा? क्योंकि अभी जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो किस पे सप्लाई कर रहे हैं? अभी आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल क्यू का फॉर्मूला क्या आएगा? एन सीवी डेल टी। और याद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो बोलता है कि डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। लेकिन आप खुद मुझे बताओ, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। तो डेल क्यू को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं? डेल यू के। तो डेल यू को अपन क्या लिख सकते हैं? एन सीवी डेल टी। लिखो अपनी कॉपी में इसको, लिख लो। टॉपिक क्या है? हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मान लो कोई कंटेनर है, उसमें एन मोल ऑफ गैस है, और मुझे उस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाना है, पर मुझे वॉल्यूम नहीं बढ़ानी है। क्या करना है? वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तो मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? एन सी डेल टी। पर मैंने सीवी क्यों लिखा? क्योंकि मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। तो डेल क्यू आ गया आपका एन सीवी डेल टी। और डेल क्यू क्या होता है? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। याद है लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, डेल यू होता है इंटरनल एनर्जी, डेल डब्ल्यू वर्क, डेल क्यू हीट।
लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या होता है, कितना प्रेशर लगाया इनटू कितना वॉल्यूम चेंज किया। लेकिन जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपका वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो डेल यू किसके बराबर आया, एन सी वी डेल टी। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, और बस ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट लिखो अपनी कॉपी में। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मैं वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रख रहा हूं, क्या कांस्टेंट रख रहा हूं, प्रेशर। तो मान लो कि ये कोई कंटेनर है और इसका वॉल्यूम अभी V1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N है, गैस कांस्टेंट R है, और मान लो प्रेशर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। ठीक है, और मान लो कि मैंने इसका टेम्परेचर डेल टी बढ़ाया, कितना बढ़ाया, डेल टी बढ़ाया। तो अब मुझे बताओ डेल क्यू को अपन क्या लिखेंगे, डेल क्यू को लिखेंगे एन सीपी डेल टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि अब आपने जो हीट सप्लाई करी वो कांस्टेंट प्रेशर पे करी, तो सी की जगह क्या आएगा, सीपी। क्योंकि याद है सीपी का मतलब क्या था, सीपी का मतलब था मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी का मतलब क्या था, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एक सेकंड रुक जाओ। तो हमारे पास एक कंटेनर था, नंबर ऑफ मोल्स एन है, गैस कांस्टेंट आर है, और क्या कांस्टेंट रखा, मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा। मान लो पहले वॉल्यूम V1 थी, और मान लो मुझे इसकी वॉल्यूम क्या करनी है, V2 करनी है। तो मैं हीट कितनी सप्लाई करूंगा, एन सीपी डेल टी। और डेल यू कितना था, अभी अपन ने लास्ट स्लाइड में देखा, एन सीवी डेल टी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या बोलता है, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू की जगह क्या आ जाएगा, एन सी पी डेल टी, डेल यू की जगह एन सी वी डेल टी। और वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, P इंटू V2 माइनस V1। याद है आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, आइसोबारिक में प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो और ये आपका डेरिवेशन। तो एन सी पी डेल टी इक्वल टू एन सी वी डेल टी। और ये PV2 को अपन क्या लिख सकते हैं, nRT2। और PV1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस nRT1। याद है PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। तो PV को अपन लिखेंगे PV2, तो nRT2, माइनस PV1 तो nRT1। n n n n गया, और CP डेल टी इक्वल टू CV डेल टी। और R कॉमन लो तो ब्रैकेट में क्या आएगा, T2 माइनस T1। और T2 माइनस T1 भी क्या होता है, डेल टी। डेल टी डेल टी डेल टी गया, तो आपका CP किसके बराबर आया, CV प्लस R के बराबर। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लिख लो अपनी कॉपी में। और नेक्स्ट क्लास में अपना थर्मो पार्ट 2 चालू हो जाएगा, लिख लो। वो छोटा सा है, 1-2 दिन का है बस। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। आज तुम लोगों ने कोई डाउट नहीं पूछे, कोई डाउट है तो पूछो। देखो आइडियल गैस इक्वेशन के सारे पोस्टुलेट याद रखना, Cp इक्वल टू CV प्लस आर, इक्वेशन भी याद रखना, इसका डेरिवेशन भी याद रखना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो क्या होता है वो भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग KTG चालू करेंगे, काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी का काफी पार्ट मैंने करवा भी दिया है वैसे, और 1-2 दिन में वो पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके यार, ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा, है ना। मेरी लास्ट दिन उस दिन वाली स्लाइड भी बाकी है, वो दोनों स्लाइड और रिकॉर्डिंग में तुम्हें आज ही भेज दूंगा। ठीक है, सॉरी यार उसके लिए लेट हो गया थोड़ा सा। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय।